कल्पना कीजिए देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री पुलिस जीप में बैठी हैं और उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं बल्कि एक तरह का दृढ़ संकल्प है। हाँ। वो सामने खड़े पुलिस अफसर से जिद कर रही हैं कि उनके हाथों में हथकड़ी पहनाई जाए। पुलिस वाला हिचकिचा रहा है, जाहिर है। बिल्कुल, लेकिन उनके जोर देने पर उसे ऐसा करना पड़ता है। तो सवाल ये उठता है कि भारत की सबसे ताकतवर महिला नेता, जिसे कभी आयरन लेडी कहा जाता था, वो इस हाल में पहुंची कैसे? और उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि कैसे उन्होंने इसी एक पल को, अपनी हथकड़ी लगी तस्वीर को, अपनी राजनीतिक वापसी का सबसे बड़ा हथियार बना लिया। आज की हमारी गहरी पड़ताल इसी तस्वीर के पीछे की कहानी पर है। हम बात कर रहे हैं 1975 में भारत में लगाए गए राष्ट्रीय आपातकाल के। हमारे पास जो स्रोत हैं वे एक विस्तृत व्याख्यान पर आधारित हैं जो हमें उन घटनाओं की तह तक ले जाते हैं जिनकी वजह से आपातकाल लगा। और उसके दौरान देश ने क्या झेला और भारतीय राजनीति पर उसके कौन से निशान हमेशा के लिए रह गए। बिल्कुल। तो चलिए इसी के साथ इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। हमारा मकसद सिर्फ घटनाओं को दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कैसे एक अदालती फैसले ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को तानाशाही के मुहाने पर ला खड़ा किया। और कैसे सत्ता का केंद्र प्रधानमंत्री कार्यालय से खिसक कर एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में चला गया जिसके पास कोई संवैधानिक पद ही नहीं था। और कैसे उस 21 महीने की अवधि ने भारतीय राजनीति की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। इस कहानी की जड़ें, मतलब इसकी शुरुआत होती है 1971 के आम चुनाव से। गरीबी हटाओ वाला चुनाव। हाँ भाई, इंदिरा गांधी ने उस नारे पर जबरदस्त जीत हासिल की थी और रायबरेली की सीट से खुद भी जीती थी। लेकिन उनके सामने जो समाजवादी नेता थे, राजनारायण, वो हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने परिणाम को चुनौती दी। बिल्कुल, उन्होंने इस चुनाव परिणाम को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दे दी। तो राजनारायण ने अदालत में किन आधारों पर चुनौती दी थी? क्या आरोप इतने गंभीर थे कि प्रधानमंत्री की कुर्सी ही दांव पर लग जाए? देखिए, ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। राजनारायण ने भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन अदालत ने उनमें से ज्यादातर को खारिज कर दिया। अच्छा। हाँ, जिन दो छोटे तकनीकी आरोपों पर इंदिरा गांधी को दोषी पाया गया, वो सुनने में बहुत मामूली लगते हैं। जैसे कि पहला आरोप था कि उन्होंने अपने चुनाव प्रचार के लिए एक सरकारी अधिकारी यशपाल कपूर की सेवाएं ली, जबकि कपूर ने अपने पद से इस्तीफा तो दे दिया था, पर उसे सरकार ने स्वीकार नहीं किया था। अच्छा, तो वो टेक्निकली अभी भी सरकारी कर्मचारी थे। बिल्कुल। और दूसरा आरोप था कि स्थानीय प्रशासन ने उनकी रैलियों के लिए मंच बनाने में मदद की थी। कोई बड़े भ्रष्टाचार का मामला नहीं, सिर्फ एक प्रक्रियात्मक चूक। ये तो बहुत अजीब है। हाँ, यही बात है। तो जज जगमोहन सिन्हा ने इन मामूली आरोपों पर इतना बड़ा फैसला कैसे सुना दिया? वही तो। उन्होंने 12 जून 1975 को अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया, और फैसले के दो हिस्से थे और दोनों ने देश में भूचाल ला दिया। क्या थे वो दो हिस्से? पहले हिस्से में उन्होंने इंदिरा गांधी का चुनाव ही अवैध घोषित कर दिया, जिसका सीधा मतलब था कि उनकी संसद की सदस्यता रद्द हो गई। बिल्कुल। और अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य न हो तो वह प्रधानमंत्री भी नहीं रह सकता। लेकिन फैसले का दूसरा हिस्सा क्या था, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था? दूसरे हिस्से में जज सिन्हा ने एक तरह की रियायत दी। उन्होंने कहा कि चूंकि कांग्रेस पार्टी को नया नेता चुनने में समय लगेगा, इसलिए इंदिरा गांधी अगले 6 महीने तक प्रधानमंत्री बनी रह सकती हैं। पर एक शर्त के साथ। हाँ, शर्त ये थी कि वो इस दौरान संसद की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले सकती और न ही वोट कर सकती हैं। ये तो एक बहुत अजीबोगरीब स्थिति थी। एक प्रधानमंत्री जो अब सांसद नहीं था। हमारे स्रोत बताते हैं कि इस फैसले से इंदिरा गांधी बुरी तरह टूट गई थी और इस्तीफा देने का मन बना चुकी थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अपना इरादा बदल दिया? यहीं पर कहानी में उनके छोटे बेटे संजय गांधी की एक, कह सकते हैं कि निर्णायक एंट्री होती है। संजय गांधी, उस समय उनका कोई औपचारिक पद तो था नहीं राजनीति में। कोई औपचारिक पद नहीं था, लेकिन सरकार में उनका दखल बहुत ज्यादा था। उन्हें यह बात अच्छी तरह पता थी कि राजनीति में सत्ता एक बार हाथ से चली जाए तो वापस पाना लगभग नामुमकिन होता है। तो उन्होंने अपनी माँ को समझाया कि इस्तीफा देना एक बहुत बड़ी राजनीतिक भूल होगी। चलिए इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। संजय गांधी ने अपनी माँ को मनाने के लिए सिर्फ समझाया बुझाया या कुछ और भी किया? जब इंदिरा गांधी हिचकिचा रही थी तो संजय ने सत्ता की ताकत का, कह सकते हैं, पहला नजारा दिखाया। क्या किया उन्होंने? उन्होंने तुरंत हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री बंसीलाल को फोन किया। स्रोत के मुताबिक बंसीलाल को सिर्फ 1 घंटे का समय दिया गया। सिर्फ 1 घंटा? जी हाँ, 1 घंटे के अंदर हरियाणा और दिल्ली के आसपास के इलाकों से ट्रैक्टरों, बसों और जीपों में भरकर हजारों की तादाद में समर्थक दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के बाहर जमा कर दिए गए। और ये भीड़ क्या कर रही थी?
वो इंदिरा गांधी के समर्थन में जोर जोर से नारे लगा रही थी, जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा तेरा नाम रहेगा। अच्छा। संजय गांधी अपनी मां को घर की बालकनी में लाए और उस भीड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, ये फैसला कोई एक जज नहीं बल्कि देश की जनता करेगी। इस भावनात्मक दबाव और शक्ति प्रदर्शन ने अपना काम किया। बिल्कुल। इंदिरा गांधी ने इस्तीफा ना देने का फैसला कर लिया। लेकिन अगर इस्तीफा नहीं देना था तो संवैधानिक रास्ता क्या था? सुप्रीम कोर्ट से तो उन्हें सिर्फ आंशिक राहत मिली थी। तब सरकार के सामने क्या विकल्प बचे थे? इस संवैधानिक संकट से निकलने का रास्ता सुझाने के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे को दिल्ली बुलाया गया। वो एक काबिल वकील भी थे। हाँ, बहुत काबिल वकील थे। उन्होंने संविधान की किताब खंगाली और एक ऐसा रास्ता निकाला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने इंदिरा गांधी को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 का इस्तेमाल करने की सलाह दी। अनुच्छेद 352? उस समय इस अनुच्छेद में ऐसा क्या लिखा था? उस समय अनुच्छेद 352 के तहत सरकार बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति मतलब इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर पूरे देश में आपातकाल की घोषणा कर सकती थी। तो सिद्धार्थ शंकर रे की सलाह थी कि देश में चल रहे विपक्षी आंदोलनों को आंतरिक अशांति का नाम दे दिया जाए। बिल्कुल, और इसी आधार पर आपातकाल लगा दिया जाए। पर क्या उस वक्त देश में सचमुच ऐसी कोई आंतरिक अशांति थी? सरकार ने इसे सही कैसे ठहराया? इसके लिए सरकार ने जयप्रकाश नारायण यानी जेपी के एक भाषण को आधार बनाया। जेपी उस समय इंदिरा सरकार के खिलाफ एक बड़े छात्र आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। हाँ, जिसे संपूर्ण क्रांति का नाम दिया गया था। उन्होंने दिल्ली की एक विशाल रैली में सेना और पुलिस के जवानों से अपील की थी कि वे इस भ्रष्ट और अलोकतांत्रिक सरकार के गैरकानूनी आदेशों को मानने से इनकार कर दें। और सरकार ने इसी भाषण को देश को तोड़ने की साजिश करार दे दिया। बिल्कुल। तो क्या इस फैसले पर कैबिनेट में कोई चर्चा हुई? क्या सभी मंत्री इसके लिए तैयार थे? नहीं, यही तो सबसे चौंकाने वाली बात है। 25 जून 1975 की रात को इंदिरा गांधी ने सीधे राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को आपातकाल की घोषणा पर दस्तखत करने के लिए कहा। और राष्ट्रपति ने कर दी? उन्होंने बिना कोई सवाल पूछे दस्तखत कर दिए। कैबिनेट के ज्यादातर मंत्रियों को तो अगले दिन सुबह ऑल इंडिया रेडियो की खबरों से पता चला कि देश में आपातकाल लग चुका है। ये तो लोकतंत्र की प्रक्रियाओं का सीधा सीधा उल्लंघन था। हाँ। और आपातकाल की घोषणा होते ही सरकार का पहला कदम क्या था? पहला कदम था विपक्ष को पूरी तरह कुचल देना। उसी रात दिल्ली में अखबारों के दफ्तरों की बिजली काट दी गई ताकि अगली सुबह कोई खबर ना छप सके। और नेताओं का? जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी समेत विपक्ष के सभी बड़े नेताओं को रात के अंधेरे में गिरफ्तार कर लिया गया। हजारों राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी जेल में डाल दिया गया होगा। हाँ, उन्हें मीसा मतलब मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट नाम के एक सख्त कानून के तहत जेल में डाल दिया गया, जिसमें बिना मुकदमा चलाए किसी को भी अनिश्चित काल तक हिरासत में रखा जा सकता था। यहाँ से सत्ता का केंद्र पूरी तरह बदल जाता है। हाँ। अब देश को कैबिनेट नहीं बल्कि इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी चला रहे थे। उनका पहला निशाना कौन बना? उनका पहला निशाना बना मीडिया यानी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। अच्छा। आपातकाल लगते ही संजय गांधी ने कैबिनेट की एक बैठक बुलाई जिसमें सूचना एवं प्रसारण मंत्री इंद्र कुमार गुजराल भी मौजूद थे। I.K. गुजराल? जी। संजय ने गुजराल को सीधे आदेश दिया कि आज से कोई भी खबर सरकार की इजाजत के बिना नहीं छपेगी। ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले हर समाचार को पहले प्रधानमंत्री कार्यालय से मंजूरी लेनी होगी। क्या गुजराल इस आदेश के लिए तैयार हो गए? नहीं। इंद्र कुमार गुजराल एक पुराने समाजवादी नेता थे। उन्होंने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताते हुए ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। और इसका नतीजा? नतीजा ये हुआ कि उन्हें तुरंत उनके पद से हटा दिया गया और उनकी जगह विद्याचरण शुक्ल को नया मंत्री बनाया गया, जो संजय गांधी के वफादार माने जाते थे। और विद्याचरण शुक्ल ने आते ही क्या किया? उन्होंने प्रेस पर पूर्ण सेंसरशिप लागू कर दी। अखबारों को अपनी हर खबर, हर लेख, यहाँ तक कि कार्टून भी छापने से पहले सरकारी सेंसर अधिकारियों से पास करवाना पड़ता था। पर कुछ अखबारों ने इसका विरोध भी किया था, है ना? हाँ, कई अखबारों ने इसका विरोध करने का एक अनूठा तरीका निकाला। इंडियन एक्सप्रेस और द स्टेट्समैन जैसे अखबारों ने अपने संपादकीय की जगह को खाली छोड़ना शुरू कर दिया, जो सेंसरशिप के खिलाफ एक मौन लेकिन शक्तिशाली विरोध था। बिल्कुल। ये सोचना भी मुश्किल है कि एक दिन आप कुछ भी लिखने के लिए आजाद हों और अगले दिन आपको हर शब्द के लिए सरकारी इजाजत लेनी पड़े। पत्रकारों पर इसका क्या मनोवैज्ञानिक असर पड़ा होगा? असर बहुत गहरा था। डर का माहौल ऐसा था कि कई पत्रकारों ने खुद ही सरकार की आलोचना करना बंद कर दिया। इसे क्रॉलिंग व्हेन आस्क्ड टू बेंड यानी झुकने को कहा गया तो रेंगने लगे कहा गया। लेकिन संजय गांधी का असर सिर्फ मीडिया तक ही सीमित नहीं था।
उन्होंने अनुशासन पर्व के नाम पर एक तरह का आतंक का माहौल बना दिया। सरकारी दफ्तरों में भी? हाँ, सरकारी दफ्तरों में समय की पाबंदी को इतनी सख्ती से लागू किया गया कि अगर कोई कर्मचारी सुबह 9:02 पर भी दफ्तर पहुंचा तो उसे उस दिन के लिए घर भेज दिया जाता था या नौकरी से निकाल दिया जाता था। लेकिन आपातकाल का सबसे स्याह अध्याय तो शायद अनिवार्य नसबंदी कार्यक्रम था। ये किस मकसद से शुरू किया गया था? इसका घोषित मकसद तो देश की बढ़ती जनसंख्या पर काबू पाना था, लेकिन संजय गांधी के नेतृत्व में ये एक क्रूर और अमानवीय अभियान बन गया। कैसे? मतलब क्या किया जाता था? सरकारी कर्मचारियों जैसे स्कूल के टीचरों, क्लर्कों और पुलिस वालों को हर महीने नसबंदी के लिए एक निश्चित संख्या में लोगों को लाने का टारगेट दिया गया। टारगेट? हाँ, और टारगेट पूरा न करने पर उनकी तनख्वाह रोकने या नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती थी। और इन टारगेट्स को पूरा करने के लिए क्या किया जाता था? इसके चलते एक भयानक दौर शुरू हुआ। पुलिस और सरकारी कर्मचारी गांवों और गरीब बस्तियों को घेर लेते थे और वहां से पुरुषों को, चाहे वे शादीशुदा हों, कुंवारे हों या बुजुर्ग हों, जबरदस्ती पकड़कर नसबंदी कैंपों में ले जाते थे। ये तो बहुत ही भयावह है। स्रोत में एक बहुत ही परेशान करने वाला ब्यौरा है कि जिनकी नसबंदी की जाती थी उन्हें बदले में प्रोत्साहन के तौर पर मर्फी कंपनी का एक ट्रांजिस्टर रेडियो या कुछ पैसे दिए जाते थे। एक रेडियो? हाँ, ये उस दौर की क्रूरता का प्रतीक बन गया। इसी दौर में दिल्ली के तुर्कमान गेट की घटना भी हुई थी, जिसका जिक्र आज भी होता है। वो क्या मामला था? ये संजय गांधी की मनमानी का एक और भयावह उदाहरण था। उनकी एक मित्र थी रुखसाना सुल्तान, अभिनेत्री अमृता सिंह की माँ और सारा अली खान की नानी। जी हाँ, उन्होंने संजय से शिकायत की कि पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके की झुग्गी झोपड़ियां शहर पर एक धब्बा है। और बस इतनी सी बात पर संजय ने उस पूरी बस्ती को ध्वस्त करने का आदेश दे दिया। उस समय डीडीए के वाइस चेयरमैन जगमोहन थे, जो बाद में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल भी बने। अच्छा। उन्होंने बुलडोजरों के साथ उस मुस्लिम बहुल बस्ती पर धावा बोल दिया। जब लोगों ने विरोध किया तो पुलिस ने गोलियां चलाईं, जिसमें कई लोग मारे गए। रातों रात हजारों लोगों को बेघर कर दिया गया। लगभग 21 महीने तक ये सब चलता रहा। फिर जनवरी 1977 में अचानक इंदिरा गांधी ने आपातकाल हटाने और देश में चुनाव कराने का फैसला किया। उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये आज भी एक रहस्य है। हाँ, ये फैसला आज भी इतिहासकारों के लिए एक पहेली है। कुछ लोगों का मानना है कि उन्हें खुफिया एजेंसियों ने गलत रिपोर्ट दी थी कि जनता उनके अनुशासन पर्व से बहुत खुश है और वो आसानी से चुनाव जीत जाएंगी। जो भी कारण रहा हो, चुनाव हुए। हाँ, और जेल में बंद सभी विपक्षी नेताओं को रिहा कर दिया गया। उन्होंने मिलकर एक नई पार्टी बनाई, जनता पार्टी, जो अलग अलग विचारधाराओं का एक गठबंधन थी। और चुनाव के नतीजे क्या रहे? नतीजे कांग्रेस के लिए एक सुनामी की तरह थे। कांग्रेस पार्टी बुरी तरह हार गई। इंदिरा गांधी और संजय गांधी दोनों हार गए थे। हाँ, खुद इंदिरा गांधी रायबरेली से और संजय गांधी अमेठी से अपनी अपनी सीटें हार गए। देश के इतिहास में पहली बार एक गैर कांग्रेसी सरकार बनी और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। ऐसा लगा कि इंदिरा गांधी का राजनीतिक करियर हमेशा के लिए खत्म हो गया है। बिल्कुल। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती। जनता पार्टी की सरकार ने ऐसा क्या किया कि इंदिरा गांधी को वापसी का मौका मिल गया? जनता पार्टी की सरकार कह सकते हैं कि शासन चलाने से ज्यादा बदला लेने पर उतारू थी। उन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ कई जांच आयोग बिठाए और आखिरकार उन्हें भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। और यहीं से कहानी सबसे दिलचस्प मोड़ लेती है। हाँ, क्योंकि इंदिरा गांधी ने अपनी गिरफ्तारी को एक राजनीतिक अवसर में बदल दिया। ये उन्होंने कैसे किया? जब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने उनके घर पहुंची तो उन्होंने जानबूझकर पुलिस वालों से कहा कि मेरे हाथों में हथकड़ी लगाओ। पुलिस वाले तो हिचकिचा रहे होंगे। बहुत ज्यादा। एक पूर्व प्रधानमंत्री को हथकड़ी पहनाना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने जोर देकर हथकड़ी लगवाई। और फिर जब पुलिस की जीप उन्हें लेकर जा रही थी तो रास्ते में एक रेलवे फाटक पर जीप रुकी। वहां तक उनके समर्थकों की भारी भीड़ जमा हो चुकी थी। इंदिरा गांधी जीप से बाहर निकली और अपने हथकड़ी लगे हाथों को हवा में लहराया। इसका क्या संदेश गया जनता के बीच? संदेश बिल्कुल साफ और शक्तिशाली था। देखो, जो सरकार एक पूर्व प्रधानमंत्री के साथ ऐसा सलूक कर सकती है, वो आम जनता के साथ क्या करेगी? इस एक तस्वीर ने उनके खिलाफ चल रही नफरत की लहर को सहानुभूति में बदल दिया। बिल्कुल। उन्होंने खुद को एक शक्तिशाली तानाशाह की जगह एक सताई हुई पीड़ित महिला के तौर पर पेश कर दिया। उन्होंने अपनी इस छवि को 1980 के चुनाव से ठीक पहले और मजबूत किया। हाँ, बिहार के बेलची गांव वाली घटना से। बताइए उसके बारे में। उस साल बेलची गांव में दलितों का नरसंहार हुआ था। इलाका बाढ़ में डूबा हुआ था और वहां पहुंचना बहुत मुश्किल था।
जहां दूसरे नेता हवाई दौरा कर रहे थे, वहीं इंदिरा गांधी जीप, ट्रैक्टर और फिर कीचड़ में पैदल चलकर वहां पहुंची। और जब आगे जाना नामुमकिन हो गया तो उन्होंने एक हाथी मंगवाया और उस पर बैठकर बाढ़ में डूबे गांव तक पहुंची। इस तस्वीर ने गरीबों और दलितों की मसीहा वाली उनकी पुरानी छवि को फिर से जिंदा कर दिया। हाँ, और नतीजा ये हुआ कि 1980 के चुनाव में वो भारी बहुमत से जीतकर सत्ता में लौटी। तो इन सब का निचोड़ क्या है? आपातकाल के उस दौर की विरासत क्या है जो आज भी हमारे साथ है? इसकी विरासत बहुत गहरी और बहुआयामी है। सबसे ठोस विरासत तो भारतीय जनता पार्टी का जन्म है। वो कैसे? जनता पार्टी, जो अलग-अलग विचारधाराओं के नेताओं का गठबंधन थी, अपनी आंतरिक कलह की वजह से 2.5 साल में ही टूट गई। एक बड़ा मुद्दा दोहरी सदस्यता का था, है ना? हाँ, बिल्कुल। पार्टी के समाजवादी और वामपंथी धड़े ने मांग की कि जो नेता भारतीय जनसंघ से आए हैं, वो या तो जनता पार्टी में रहें या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस में। और इसी विवाद पर पार्टी बिखर गई। हाँ, और इसी बिखराव के बाद 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने अपने साथियों के साथ एक नई पार्टी की नींव रखी, जिसका नाम था भारतीय जनता पार्टी, और चुनाव चिन्ह बना कमल। तो एक तरह से आज की सत्ताधारी पार्टी का जन्म आपातकाल की कोख से ही हुआ था। कह सकते हैं। एक और स्थायी विरासत संविधान में किया गया बदलाव है। जनता पार्टी सरकार ने 44वां संविधान संशोधन पारित किया, जिसमें आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह यानी आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया, ताकि भविष्य में कोई भी सरकार महज राजनीतिक विरोध के आधार पर आपातकाल ना लगा सके। बिल्कुल। इसका असर नेताओं पर व्यक्तिगत रूप से भी बहुत गहरा पड़ा। हाँ, लालू प्रसाद यादव को जिस मीसा एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था, उन्होंने अपनी सबसे बड़ी बेटी का नाम ही मीसा भारती रख दिया, कि कहते हैं उसके निशान आज भी उनके शरीर पर मौजूद हैं। ये लड़ाई आज भी प्रतीकात्मक रूप से जारी है। बिल्कुल। जब भी केंद्र या राज्यों में बीजेपी की सरकारें आती हैं, तो वे आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों को लोकतंत्र सेनानी कहकर पेंशन देती हैं, और जब कांग्रेस की सरकारें आती हैं, तो अक्सर वे इस पेंशन को बंद कर देती हैं। तो आपातकाल की कहानी सिर्फ कुछ तारीखों और घटनाओं का संग्रह नहीं है। ये एक तरह का संवैधानिक स्ट्रेस टेस्ट था। इसने दिखाया कि भारत के लोकतांत्रिक सुरक्षा कवच कोई स्थायी चीज नहीं है। हाँ, वो सत्ता में बैठे लोगों की नीयत पर निर्भर करते हैं। नागरिक अधिकारों को जिस आसानी से निलंबित कर दिया गया, उसने राष्ट्रीय मानस पर एक स्थायी घाव छोड़ दिया। एक ऐसा डर जिसका इस्तेमाल तब से लेकर आज तक विपक्षी दल करते आए हैं, और जिसने भारत में राजनीतिक विरोध की भाषा को ही हमेशा के लिए बदल दिया। और श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह है कि 1975 से 1977 के बीच की केवल 21 महीने की घटनाओं का असर आज भी भारत की राजनीति, पार्टियों के गठन और नेताओं के विचारधारा पर कितना गहरा है। क्या आज के राजनीतिक परिदृश्य में, जब सत्ता के केंद्रीकरण और संस्थाओं के स्वायत्ता पर बहस होती है, हमें उस दौर की कोई गूंज सुनाई देती है?